नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और आज इस खास कार्यक्रम के जरिए हम बात करेंगे आज पेश किए गए केंद्रीय अंतरिम बजट के बारे में। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर कमल सिंह, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के सह प्राचार्य हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्री भी एक तरह से हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं और आज की इस चर्चा में जो केंद्रीय बजट आज पेश किया गया है उसको लेकर अपने विचार, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं स्टूडियो में। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार धर्म जी। केंद्रीय बजट आज पेश हुआ। अंतरिम बजट क्योंकि है, 2 या 3 महीनों बाद चुनाव होने हैं। चुनाव के बाद पूरा बजट जो पेश होगा जुलाई में होना है। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, बिना समय गवारा किए हम सीधा उस पे आएंगे कि पहली नज़र में आप आज के इस बजट को कैसे देखते हैं? बिल्कुल। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। साथ में धन्यवाद मेरी यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर साहब का जिन्होंने मौका दिया। देखिए, ये जो पहली बात तो ये से आपने बताया कि इंटरिम बजट है, फुल बजट नहीं है अभी। फुल बजट हमारा जुलाई के आसपास आएगा जब नई सरकार चुन के आएगी जी। तो एक लाइन में अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इंटरिम बजट है, ये हमारा जो विकसित भारत का अभियान जो है 2047 तक का, उसके तरफ एक तो ये रोड मैप की तरह काम कर रहा है जी। दूसरा 10 साल जो मोदी सरकार के हुए हैं, ये उसका एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जी। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है, कहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे हैं और हम आगे क्या सोच रहे हैं, हम किस दिशा में बढ़ेंगे, ये उसके लिए जो इंटरनल बजट है, ये इस तरह से उन्होंने रूपरेखा बताई है माननीय हमारे वित्त मंत्री जी। हाँ जी। अब 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था भारत वर्ल्ड लेवल पे। 2024 आते आते 5 पायदान हम आगे बढ़ाए हैं। बिल्कुल। और अब ये भी केंद्र सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि अगले 3 साल में ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी के जो बजट, अगर मैं पिछले 1-2 साल की भी बात करूं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो 3 साल आगे का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, खासकर इस वाले बजट में, ऐसा कुछ आपको स्कोप लगता है कि इसको लेकर कुछ सपोर्टिव फैक्ट्स हो? बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया। मैं आपको एक और बात याद कराऊं कि हमें मॉर्गन स्टैनली एक रेटिंग कंपनी है, उन्होंने ये हमें फ्रजाइल 5 में मानते थे कि हम फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज में से एक हैं। और आप देखिए कि आते आते अब हम वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की हो चुकी है, 5 ट्रिलियन डॉलर्स के मूव कर रहे हैं और आने वाले हम 3 सालों में 7 ट्रिलियन डॉलर्स का जो लक्ष्य है वो अचीव करेंगे। अब इसके लिए कैसे रोड मैप है वो हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, बट हाँ, मुझे ये पूरा विश्वास है कि हम उस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन आज के इस इंटरिम बजट की अगर बात करें, जब मैं निर्मला सीतारमण जी को सुन रहा था लाइव संसद से, जब वो बोल रही थी, करीब 40 से 50 मिनट का उनका पूरा बजट भाषण था। जो मुझे जो उनके पॉइंट समझ में आए, पहला जो इनकम टैक्स को लेकर उनकी भाषण के दौरान उन्होंने जिक्र किया, कोई खास बदलाव किया नहीं गया है। बिल्कुल ठीक। दूसरे सेक्टर्स के लिए भी कोई खास अलॉटमेंट अभी से किया नहीं गया है। कॉर्पोरेट टैक्स 22% था, 22% ही रखा गया है। टैक्स स्लैब में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। 3 नए रेल कॉरिडोर की बात जरूर की है उन्होंने और कुछ हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बात की है, लेकिन ओवरऑल कोई खास बर्डन जनता पर नहीं है और ओवरऑल कोई खास राहत भी नहीं है। तो आपका इस पे स्टैंड, क्योंकि न्यूट्रल बजट वक्त की जरूरत थी या सिर्फ चुनाव की वजह से, या आगे आने वाले वक्त में इसमें कुछ बदलाव आप देखते हैं? देखिए, ऐसा टेक्निकल चीज है एक तो, क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो इंटरिम बजट में ऐसा कन्वेंशन रही है कि आप ऐसी कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं लाते हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार जी में ही हम देखते हैं कि एक और इंटरिम बजट पेश किया गया था जिसमें थोड़ी सी इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की थी जो कन्वेंशन से हटके थी। तो पहली बात ये उम्मीद जताई ही जा रही थी कि ऐसा कुछ कन्वेंशन से हटके नहीं किया जाएगा, क्योंकि 3-4 महीने के बाद ये फुल बजट पेश होना ही है। और दूसरा ये भी है कि ऐसा वायबल भी नहीं है कि आप ऐसी कुछ पॉलिसी अनाउंस करिए जिससे आपको शायद नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव बेनिफिट मिल जाए। तो ये भी नहीं इसमें हो सकता था। मतलब इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में रख के बिल्कुल किया गया है। बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम कर रहा है। हाँ। और ये रिपोर्ट कार्ड दिखाना जरूरी भी है कि हमने 10 सालों में अभी तक किया क्या है। अब हम जैसे अब आगे मैं आपको कुछ और चीज़ें थोड़ी सी इंडियन इकोनॉमी में हो क्या रहा है अभी एट प्रेजेंट, हम कहाँ पे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी में आते हैं। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारे इंडिया का 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड में।
जी। और हम बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट की तरह देखते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना जा रहा है, वो कम होता होता एट प्रेजेंट हम 1% ऑफ जीडीपी पे आ गए हैं, जो कि एक राइट स्टेप टुवर्ड राइट डायरेक्शन की तरफ काम कर रहा है। डेफिसिट की आपने बात करी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार भी 11 लाख करोड़ तक पहुंचाने की बात कही है निर्मला सीतारमण जी ने। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, अगर मैं गलत नहीं तो प्लीज करेक्ट मी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब किसी भी इकोनॉमी में बढ़ता है तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में और दूसरे रिसोर्सेज पर, और उसका कहीं ना कहीं फायदा सीधा जनता को ही मिलता है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि आपके रेवेन्यूज जो सोर्सेज है उसको भी आपको बैलेंस उस हिसाब से करना पड़ता है। अभी 11% का ग्रोथ दिया है इन्होंने, 11 लाख करोड़ तक पहुंचाया है, और पिछले साल इसमें 33% का ग्रोथ दिया था, 10 लाख करोड़ से किया गया था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो ग्रोथ है इस वाले इंटरिम बजट में, वो कितना ज्यादा आने वाले फिस्कल फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती है, खासकर इंडिया की? देखिए, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब कि आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपकी मल्टीपल टाइम आपकी इनकम बढ़ेगी। अब जब इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमी के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपके दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ होगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हम जो हमारा आउटले इस इंटरिम बजट में जो पेश किया वो लगभग हमारा 11 लाख करोड़ का है, जो कि एक अपने आप में बहुत मैसिव चंक है। 11.11% अगर हम 11.1% की ग्रोथ है। हाँ, 11 लाख करोड़, 11.1% की ग्रोथ है, और 11 लाख करोड़ जो एब्सोल्यूट अमाउंट में 11 लाख करोड़ के आसपास है। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू ये काम कर रहा है। दूसरा ये देखें हम कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले इसमें आएगा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे उस पर पैसा लगेगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ही कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे है। जैसे आप देखिए कि अभी इंटरिम बजट में भी हमने 3 रेलवे कॉरिडोर्स की बात करी है। हमने ये बोला है कि लगभग 40,000 बोगीज जो है उनको वंदे भारत में हम कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली हम देखें तो एविएशन सेक्टर है, आपका शिपिंग सेक्टर है, ये जब सारी चीजें ग्रो करेंगी, जी रोड है ना, तो इससे क्या होगा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू ये इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी सबके लिए बेनिफिट ही होता है। ठीक है, तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी हमने, लेकिन जब एज अ कॉमन मैन मैं बजट को देखता हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है महंगाई, रोजगार, जो मैं कमाई करता हूँ उस पर सरकार कितना ले जाएगी टैक्स के रूप में, वो चीज़ें। इस वाले बजट में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। और जहाँ तक टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। हालांकि पिछले साल न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का सरकार ने दिया था, पिछले या शायद उससे पिछले साल इन्होंने दिया था, और उसमें कंफ्यूजन उस टाइम लोगों को बहुत हुआ था, और शायद यही वजह कि इस बार इसको ज्यादा छेड़ा नहीं गया है। आपको क्या लगता है कि आगे इसको छिड़ने के आसार लग रहे हैं जुलाई में जो पेश होगा? देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया कि इंटरिम बजट है, तो ज्यादा छेड़छाड़ करनी ठीक बात नहीं है, कन्वेंशन नहीं है। पहली बात ये बात आप ठीक बोल रहे हैं कि कोई भी इंटरिम रिलीफ अभी नहीं है, है ना। बट मुझे उम्मीद है, जैसे मैं भी एक टैक्स पेयर हूँ और अब इनकम पे ही सस्टेन करना पड़ता है, तो हमें बहुत उम्मीद होती है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब बोल रहे हैं तो किस तरह की हमें बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देंगे, पहली बात। दूसरी, जब आप बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में, तो गवर्नमेंट ने जैसे अगर आप थोड़ा सा स्पीच के इंटीग्रेटिव्स में देखिए तो गवर्नमेंट ने एक हिंट दिया है कि अब आपको धीरे धीरे करके न्यू टैक्स रेजिम की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने ये बात तो कही कि टैक्स प्रपोजल में कोई चेंज नहीं है, बट साथ में ये बात कही कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अगर आते हैं तो आपको लगभग 7 लाख तक की जो आपकी इनकम है वो आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। तो दैट मीन्स ये हिंट है कि हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं टुवर्ड द न्यू टैक्स रेजिम फ्रॉम द ओल्ड टैक्स रेजिम। और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है। उसमें जो आलोचक हैं जो कहते हैं उनका मेन ये रहता है कि इसमें आपको डिडक्शंस नहीं मिल पाती, चाहे वो लोन की हो, चाहे वो आपकी पॉलिसीज की हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो। लेकिन 87A की जो डिडक्शन आपको मिलती है वो तो मिलती है, जिसकी वजह से 7 लाख तक की है इसमें। 87A स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसमें है। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें है। और अभी जैसे कि बहुत अच्छे विस्तार रूप से बताया नहीं गया कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बट हाँ एक बात बोल रहे हैं आप कि सेविंग्स में जिस तरह के हम सेविंग्स कर सकते थे कि आपका LIC में कितना पैसा लगा रहे हैं, PPF में कितना, वो पहले टैक्स एग्जम्प्टेड था, अब इसमें वो नहीं मिलेगा, वो नहीं बेनिफिट। हाँ, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम लेते हैं तो उसमें वो सब आपको मिलता है, बिल्कुल बट उसमें फिर आपको एग्जम्पशन सिर्फ 5 लाख तक की मिलती है। वो भी इसलिए क्योंकि उसमें 5% आपका वे ऑफ हो जाता है। देखो, हाँ जी,
3 लाख के ऊपर तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ना, हाँ। फिर वही 5% पे करना पड़ेगा। हाँ। यहाँ पे आपका लगभग जो 7 लाख तक जो है वो टैक्स फ्री हो जाता है। टैक्स फ्री हो जाता है। हाँ। तो इसको मतलब कि दोनों टैक्स रिजीम को बरकरार रखते हुए कोशिश ये है कि आने वाले टाइम में ओल्ड टैक्स रिजीम को आप रिमूव ही कर ये दें। धीरे-धीरे देखिए जी, ये स्लैश आउट हो जाएगा। आपको न्यू टैक्स रेजिम में आना ही पड़ेगा। धीरे-धीरे हम फेज आउट करके धीरे-धीरे आएंगे ना, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं हम इस तरफ मूव। तो टैक्स जो 7 लाख तक का है उसको बढ़ाने के कुछ लग रहे हैं आपको आसार आने वाले वक्त में, अगर जुलाई के बजट को हम पर्सपेक्टिव लेके चलें तो? मुझे लगता, और क्या ये इकोनॉमिक डिमांड है? सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, इकोनॉमिक डिमांड तो बिल्कुल है कि आप टैक्स रिड्यूस करेंगे। टैक्स रिड्यूस से होता क्या है, आपके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आती है, तो आपका जब ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो आपका ज़्यादा इनकम होगी खर्चने के लिए। तो अब ज़्यादा जब खर्चेंगे आप तो डेफिनेटली आपकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसका जो एक और मल्टीप्लायर इफेक्ट जो काम करता है वो सर्कुलर वे से आपका करके एम्प्लॉयमेंट आउटपुट सबके लिए एक बेनिफिट ही होता है। तो होना तो चाहिए, तो उम्मीद सबकी है, और मुझे पूरी आशा है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो रिलीफ या बेनिफिट आने वाले बजट में ज़रूर देखने को मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, सेक्टर्स अलॉटमेंट की अगर थोड़ा सा हम नज़र डालें, इस बार मैं जितना सुन रहा था हेल्थ सेक्टर को शायद 90,000 करोड़ के आसपास इन्होंने दिया है। पिछली बार ये 89,000 था, इस बार इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया है, 90,000 तक पहुंचाया है। आने वाले जुलाई में शायद और ज्यादा इसमें इंक्रीज कर दे, कुछ और एलोकेशंस भी किए गए हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर हेल्थ सेक्टर के अलावा मैं बात करूं पिछले सालों के मुकाबले और अभी के मुकाबले, तो क्या आप देखते हैं कि सेक्टर वाइज एलोकेशन जो बजट की रहती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार के इंटरिम बजट में कितना ध्यान इस तरफ दिया गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक फुल फ्लेज क्योंकि बजट हमारे सामने है नहीं, तो हम एग्जैक्ट फिगर्स कैसे थोड़ी, क्योंकि कुछ ही हाइलाइट्स आए हैं अभी कि किस तरह से है, बट हाँ एक दो बातें इंपॉर्टेंट है। आपने हेल्थ सेक्टर की बात करी, हेल्थ सेक्टर में देखिए कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे आयुष्मान भारत। अभी आप रिसेंटली देखिए तो एक और जो अभी अनाउंसमेंट की है कि आयुष्मान भारत का जो स्कोप है उसको थोड़ा और इंक्रीज किया गया कि सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो उनको सबको इंक्लूड किया जाएगा, आशा वर्कर्स भी इंक्लूड, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनको सबको इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा ये है कि नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर हिमाचल की बात करूँ अपनी, तो हम देखते हैं जैसे जब एम्स खुला तो कितना बेनिफिट होता है, तो मेडिकल कॉलेजेस के खुलने की बात भी हो रही है। साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस बारी जो बजट में अनाउंस किया गया कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए जो हमारी बच्चियां हैं 9 से 14 साल के लिए, उनका जो टीकाकरण है उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रतिबद्ध और अपना बता रही है कि हम इसके प्रति जो है मूव करेंगे फॉरवर्ड, जो मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। ठीक है, ज्ञान फैक्टर्स बड़ा सुनने में आ रहा था जब मैं प्री बजट डिस्कशंस भी देख रहा था नेशनल मीडिया पे और दूसरे अखबारों में जो आर्टिकल्स पढ़ रहा था। ज्ञान में ये गरीब लोगों को लेके चलते हैं, यूथ को लेके चलते हैं, अपना अन्नदाता फार्मर्स को लेके चलते हैं, और नारी की बात करते हैं। इसको एक शॉर्ट फॉर्म खुद ही केंद्र सरकार भी देती है। 4 पिलर्स हैं ये। लेकिन आज जो इंटरिम बजट पेश हुआ उसमें ये सब नजर आए नहीं, तो इसकी वजह आप क्या देखते हैं? सिर्फ इंटरिम होना, या फिर अगर आने वाले वक्त में भी तो क्या ऐसे स्कोप हैं जिसमें इन 4 फैक्टर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं हमारे जो अमृतकाल के लिए, वो साथ में विकसित भारत के लिए भी 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ना। तो पहले मैं बात करें हम फार्मा सेक्टर्स की या एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से काम हो रहा है, तो हम देखते हैं कि जिस तरह से ये पीएम किसान योजना सम्मान निधि योजना है, या जिस तरह से ये डीबीटी की ट्रांसफर्स हो रही हैं आधार लिंक जो हैं, तो इसके थ्रू क्या हुआ कि हमारा एक तो जो लीकेजेस थी वो काफ़ी हद तक बंद हुई। अब लीकेजेस का बंद होने से हमें क्या फ़ायदा? उससे ये फ़ायदा कि आपको पैसा बचेगा जिसके थ्रू आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अभी गवर्नमेंट ने अभी जो बताया है वो ये है कि हम डेयरी सेक्टर के लिए काम करेंगे। एक पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से, अभी हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिल्क के, तो इसको और किस तरह से और बेटर किया जाए। दूसरा, मछली पालन से रिलेटेड है, जो मत्स्य योजना है उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ये हो गया हमारा फार्मा सेक्टर के पॉइंट। दूसरा, मैं अगर बात करूं जैसे नारी के लिए, विमेन के लिए, तो विमेन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जी। जैसे सबसे पहला एक पॉजिटिव चेंज मैं जो बताऊं कि क्या हो रहा है, तो पहला देखिए, हम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारा वो 6% से कम होकर 3.2% आ गया है 2017-18 से लेकर अब 2022-23 का जो पिछला PLFS डेटा है, जो कि अपने आप में एक सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट है हमारी लेबर या एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में, पहला। उसी के अंदर अगर हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें कि मतलब जो महिलाएं हैं वो कितना लेबर मार्केट में अवेलेबल है, उनका रेट क्या है, तो वो लगभग 37% के आसपास, 37.2% के आसपास है, जो अपने आप में इंडिकेटर है कि फीमेल की एम्प्लॉयमेंट वो इंक्रीज हो रही है।
तीसरा, जैसे अभी आपने देखा कि विमेन के जो एम्पावरमेंट है उसको एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू लिंक करने की बात हो रही है, जैसे मुद्रा स्कीम के थ्रू है, या जैसे अभी आपने बड़ा पॉपुलर सुना होगा लखपति दीदीज, तो लगभग 1 करोड़ लखपति आज भी उसका जिक्र किया है। 1 करोड़ लगभग लखपति दीदीज जो है वो क्रिएट की जा चुकी हैं। सिमिलरली विमेंस में अगर हम देखें तो जो विमेंस की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है एजुकेशन में वो 28% से बड़ी है। दैट मीन्स हमारे जो विमेंस हैं वो एजुकेशन सेक्टर या लिटरेसी के सेक्टर तरफ मूव कर रही है। यूथ में अगर मैं बात करूं तो इसके में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और मैं मौका मिला है तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बांसल सर, कि हमने NAP को पूरे फुल फ्लेज तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी में लागू किया है ना। तो उसके थ्रू हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तो स्किल अपग्रेडेशन की बात हो रही है कि हम किस तरह से जो यूथ है उसको स्किल डेवलपमेंट की तरफ मूव किया जाए। अब स्किल डेवलपमेंट की बात स्किल इंडिया में थी, है ना, जो आपका ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। अब हम इसके अलावा भी और बात करें कि इनको और अपस्किल कैसे किया जाए, और ज़्यादा बेटर कैसे किया जाए, है ना। तो यूथ में इस तरह से है। सिमिलरली मुद्रा का इनमें भी काम करता है। अब चौथा हमारा रहा जो गरीब है। गरीब के लिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बजट में आज ऑनरेबल मिनिस्टर ने मेंशन किया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, हम अपना जो 3 लाख करोड़ का टारगेट है उसके आसपास पहुंचने वाले हैं। और आज इन्होंने बोला है कि हम 2 करोड़ का और टारगेट रखा है अगले 5 साल के लिए। तो मुझे लगता है हम क्योंकि 4 पिलर्स हैं तो इसकी तरफ मूव हो रहे हैं स्लोली एंड स्लोली। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पॉलिसीज क्यों नहीं लाए, तो मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरिम बजट है, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा बात करनी मुझे लगा कि शायद ऑनरेबल मिनिस्टर ने ठीक नहीं समझा होगा कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे हम। तो इस तरह से स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं है बहुत सारी, बट हाँ कुछ कुछ पॉलिसीज पे माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर ने ध्यान जरूर दिया है। स्पेसिफिक पॉलिसीज की आपने बात की, एक स्पेसिफिक पॉलिसी का उन्होंने जिक्र किया था आज, रूफटॉप सोलर पैनल। हाँ जी, सूर्योदय, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, हाँ जी, हाँ जी, जिसके तहत सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी दावा किया गया है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी सरप्लस बिजली, सरप्लस एनर्जी जो इससे क्रिएट करेंगे उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये स्पेसिफिक चीज कितनी ज्यादा हाउस होल्ड्स के लिए कारगर आपको लगती है, और इस तरह की स्कीम्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए? बिल्कुल, देखिए ये जो सोलर रूफटॉप पॉलिसी है ये हमारा जो ग्रीन इनिशिएटिव है जिसका विजन माननीय मोदी जी ने लिया है, उसके तहत ही सारे काम हो रहे हैं। हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में आपका ये सोलर रूफटॉप, इसमें ये बताते हैं कि आपने क्या करना है, तो सब्सिडी मिलेगी आपको अपने, अगर छत पे आप अपना रूफटॉप पैनल्स लगाते हैं, सोलर पैनल्स लगाते हैं, तो इससे तो ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका सरप्लस जनरेट होता है तो आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम इसे एक तरह से बन जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल है। तो और ये है कि इससे आपका जो एनर्जी की डिपेंडेंस है वो आपकी काफ़ी हद तक कम होगी, खासकर जो कोल एनर्जी है उस पर जो डिपेंडेंसी की बात है उसको हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। तो उसी दिशा में ये वाली जो पॉलिसी है एक उसका सब पार्ट है उसका, कि हम उसके लिए अवेयरनेस की भी जरूरत है। बिल्कुल है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, हाँ, और 1 करोड़ की बात हो रही है, तो इसे और ज्यादा बढ़ाने की भी बिल्कुल बात है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस का थोड़ा और करने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं अपने हिमाचल जैसे प्रदेश की, तो यहाँ पे काम हो रहा है, बट मुझे लगता है ये और ज़्यादा गतिशील हो सकता है कि और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि भाई हो किस तरह से है, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करेंगे, अगर हो गया है तो किस तरह से सब्सिडी आप लेंगे, और उसके बाद अगर आप सरप्लस जनरेट अगर आप कर पा रहे हैं तो उसको सेल आउट कैसे करेंगे। तो मैकेनिज्म के प्रति जो आपकी अवेयरनेस है उसमें डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो स्कोप के साथ साथ जो आपने सोलर इसकी बात की थी, ग्रीन एनर्जी की बात की थी, ग्रीन एनर्जी में सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं आती, और भी हैं। ईवी का अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पर, क्योंकि अगर हम जलवायु की बात करते हैं, अपने एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उसमें सोलर एनर्जी के साथ साथ ईवीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करवाना भी सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी रही है, अभी भी है, और उसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं। तो बजट में ऐसे क्या प्रावधान किया जा सकता है? क्योंकि पिछले बजट में ईवीज को लेकर सरकार ने अनाउंस किया था कि आपको रिबेट देंगे, सब्सिडी देंगे, रजिस्ट्रेशन फीस कम हो जाएगी, लेकिन दिक्कत यही है कि अभी ईवीज की जो प्राइस ब्रैकेट है वो काफी ऊपर का है, और लोग ज्यादा उसकी वजह से उसको इनिशिएट करते नहीं है।
देखिए, इसमें एक तो ये प्रॉब्लम थी कि हमारे पास ना अभी मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा इसकी प्रॉब्लम है कि आप जो ये लिथियम बैटरी से चलेंगी वो उसकी प्रोडक्शन की एक प्रॉब्लम थी। तो अब दूसरा ये है कि सब्सिडी तो है ही है, सब्सिडी के साथ साथ अब क्या करेंगे, चार्जिंग पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि चार्जिंग उस पर अब गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है कि हम किस तरह से डिफरेंट जगहों पे ये चार्जिंग स्टेशन उनको लगाया जाए ताकि आपका व्हीकल तो है नो डाउट, बट अगर आपकी गाड़ी कहीं बीच पे रुक गई तो उसको चार्ज कहाँ करेंगे? बिल्कुल। तो उसके लिए अगेन तो क्लीन एनर्जी के अंदर ही आपका ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, साथ साथ में अभी ऑफशोर जो विंड एनर्जी है उस पे काम हो रहे हैं और हम काफ़ी हद तक हमारी जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है इसके टारगेट्स हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की बात हो रही है और लगभग गीगावाट्स में बात हो रही है कि हम कितना एनर्जी जो है वो जनरेट कर पाएंगे इसके थ्रू। एक और चीज़ इसमें रहती है कि डिजिटल इंडिया को लेकर कुछ आजकल ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी की भी रहती है कोशिश, और जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल वो भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर अवेयरनेस और इनिशिएटिव लेती रहती है। तो डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए और इसको ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक तो अभी भी हम देख रहे हैं मार्केट में, आप अगर किसी सब्जी वाले के पास भी जाते हैं तो वो भी QR कोड लेकर आज घूम रहा है, और ये सिर्फ एक स्टेट की बात मैं नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, ये पैन इंडिया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए और इसको सिक्योरिटी वाइज स्ट्रेंथन करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं और कितने लिए जा रहे हैं और कितने कारगर हो रहे हैं? देखिए, ये जो मैं इसमें एक डेटा आपको प्रोवाइड करूं, जो हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन है इंडिया में वो लगभग 50% के आसपास हो चुकी है। दैट मीन्स हमारी टोटल पॉपुलेशन में लगभग 50% जो है वो इंटरनेट यूज़ कर पा रही है और यूज़ कर रही है। उसका एक तो रीज़न ये है कि प्राइसेस बहुत कम हो गए। अगर आपको भी याद हो, आज से 5-10 साल पहले जो 1 GB डेटा लेना ही कितना एक्सपेंसिव था, और अब आप देखिए कि कुछ ही रुपए में आप लगभग 100-50 GB जो डेटा ले सकते हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में देखिए, नो डाउट मैं मानता हूँ कि ये डेटा की जो सिक्योरिटी है इसका इशू है, और मुझे लगता है कि सरकार इस पे ध्यान दे रही है और देना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स निकल आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में डेफिनेटली सरकार कुछ इस पे स्ट्रिंजेंट लॉज ज़रूर लेके आए, और साथ साथ में ये हो कि किस तरह से इसको कर्व किया जाए। जो स्कैम्स हैं, एक बार अगर पैसा निकल गया तो निकल गया, उसको आप ट्रेस नहीं कर पाते। नो डाउट साइबर क्राइम सेल्स हैं, सेक्टर है, बट वो बहुत मुश्किल हो जाता है किस तरह से। तो डेटा सिक्योरिटी का इशू नो डाउट है, बट मुझे लगता है कि सरकार इस पर काम कर रही है और ध्यान ज़रूर देगी आने वाले समय में। ठीक है, तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर सरकार सजग है, लेकिन बजट को लेकर भी सरकार की तरफ से इंटरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, जो वित्त मंत्री हमारे केंद्र सरकार की हैं, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स आज नहीं की गई, और उसकी वजह भी शायद यही रही होगी क्योंकि इंटरिम बजट है। बिल्कुल 2 या 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, अप्रैल या मई के आसपास, और उसके बाद जुलाई में फुल बजट पेश होना है। और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि फुल बजट में काफ़ी हद तक जो बड़े अनाउंसमेंट्स हैं, जिसकी शायद जो कॉमन मैन है आज का वो वेट भी कर रहा था, क्योंकि इस बजट से पहले काफी ज्यादा चर्चाएं थी काफी ज्यादा, और अलग अलग सेक्टर्स के लिए। लेकिन क्योंकि इंटरिम बजट है तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव के बाद जो जुलाई में पूर्ण बजट पेश होगा उसमें बड़े ऐलान हो सकते हैं, और उस बजट को लेकर फिलहाल अभी इंतजार करना होगा। उससे पहले चुनावी दौर हमें देखना फिलहाल बाकी है। कमल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, चर्चा का हिस्सा बने, और की पॉइंट्स आपने हमारे दर्शकों को इस बजट के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बजट के बारे में तमाम जानकारी आपको एक तरह से समझाने की, हमने रोड मैप समझाने की कोशिश की। हालांकि इतने ज़्यादा इसमें कुछ ऐलान थे नहीं, लेकिन फिर भी एक बेसिक जो की पॉइंट्स है, जो आउटलाइन है, वो आपको बताने की कोशिश की, और उसके लिए कमल जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।